Assalamualaikum. Welcome to the Connecting the World show, and I'm your host Monim Rizvi. Tonight is Mr. Jolly JPS. और जॉली जेपीएस कौन है, इसके बारे में मैं अगर आपको उनका तारुफ करवाता चलूं तो वो एक ऑथर है, राइटर हैं और मोटिवेशन स्पीकर हैं। इसके साथ साथ ग्राफोलॉजिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और उन्होंने 37 किताबें लिख चुके हैं। उसके हजारों आर्टिकल इनके मुख्तलिफ जो कि इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें पब्लिश हो चुके हैं। मैं बगैर किसी ताकीर के आज के हमारे मेहमान मिस्टर जॉली अक्कल को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। सत श्री अकाल जॉली साहब। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सभी को, पाकिस्तान के सभी भाई बहनों को और दुनिया में जो बाकी लोग आपका शो देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया कि उन सभी से बातचीत कर पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जॉली साहब, आपका क्या आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप हमारे शो में तशरीफ लेकर आए। ये हमारे लिए बाई से मुसर्रत है। बहुत खुशी होती है जब आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त हमारे शो में आते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, अमन का पैगाम जाता है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कुछ बात कर ली जाए मोहब्बत की, अमन की, और फिर उसके बाद हम जो है आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानेंगे, आपकी किताबों के बारे में जानेंगे, आपके आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। जी सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जनाब को कि आज जो आपने टॉपिक लिया है, लव एंड पीस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी जरूरत तो वैसे हर जमाने में रही है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उसमें मेरे ख्याल शायद सबसे ज्यादा जरूरत आ गई है। रीजन बीइंग कि लोगों में थोड़ी सी पेशेंस कम होती जा रही है। शायद ये पिज्जा बर्गर खाने से नई जनरेशन का जो स्वभाव है, जो बहुत ही फास्ट वीडियो गेम्स, जो मूवीज आ रही हैं, एक्शन मूवीज या दूसरी, उसमें सब कुछ इतना जल्दी होते हुए दिखाते हैं कि नई जो हमारे जनरेशन है वो चाहती है कि एक चुटकी बजाएं और हमारा काम हो जाना चाहिए। वो एक पल की भी देरी जो है वो कहीं बर्दाश्त नहीं करती। जरा सी उनमें इतनी भी पेशेंस नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ने किसी ने कोई बात कही है, उसके क्या मायने हैं उस पर थोड़ा विचार करें, उससे पहले ही वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जिससे आज सोसाइटी में प्यार और पीस, जो दो चीजें आज आपने ली, तो अच्छा लगा कि आप एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को कि ये चीजें जो हैं हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। क्योंकि नाम, शोहरत, पैसा किसी के पास कितना भी है, लेकिन उससे कभी किसी को सुकून नहीं मिला। सुकून जब भी मिलता है तो वो जब मन हमारा शांत होता है, मन में शांति होती है, चैन होता है, तो ये हमें ये प्यार और जो पीस है ये मिलता है। तो बेशक। सोसाइटी में हमें तब मिलेगी ये चीज जब पहले हमारे अपने अंदर होगी, हमारे परिवार में होगी, हम इस चीज को अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस करें डेली। जब ये सारा कुछ होगा तो यहीं से एक कदम आगे बढ़ के हम अपने गली मोहल्ले, सोसाइटी, समाज में मतलब कि इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। तो लेकिन शायद जैसे जैसे इंसान इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, पैसा बहुत इजीली और बहुत ज्यादा अवेलेबल होता जा रहा है नई जनरेशन को, तो उससे दिल थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक छोटी सी एक लाइन कहना चाहूंगा, एक तख्ती अमन के पैगाम की, एक तख्ती अमन के पैगाम की टांग दीजिए दिल की दीवारों के बीच। आज जो दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी अगर सिर्फ एक वर्ड हम अमन याद रखें। अभी ये जो कैमरा सेट कर रहे थे मेरे बेटे, उनका नाम अमन जॉली है। जबरदस्त।
तो हमने तो नाम उस ही टाइम आपने रखा अमन था। रख दिया। हमने, मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम अमन जॉली है और छोटे जो हैं उनका नाम है अर्पण जॉली। अमन जोली और अर्पण, अर्पण, ARPAN, अर्पण जॉली। अर्पण जोली। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम JPS जॉली है, लेकिन जब से मैं राइटिंग के फील्ड में आया तो ये नाम लोगों को भूल गया है। मेरे बहुत जो करीबी हैं, शायद 1-2% लोग, उनको शायद याद होगा JPS जॉली कोई है, वरना अब मेरा पेन नेम जॉली अंकल है। तो हर कोई इंडिया में, इंडिया से बाहर, जब कभी भी कहीं भी प्रोग्राम करते हैं और गूगल पे भी अगर जॉली अंकल ही लिखोगे तभी कुछ मिलेगा, JPS जॉली लिखोगे तो शायद मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगेगा। तो गूगल वाले भी सही, जो है वो जॉली अंकल के नाम से ही जानते हैं मुझे। जी। सही, जबरदस्त। अच्छा, आप का पाकिस्तान कभी आना हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपका पाकिस्तान चक्कर लगा। अभी रिसेंटली तो नहीं लगा, आप करतारपुर कॉरिडोर से पहले आपने बताया कि नहीं आपका चक्कर लगा था। तो उसके बारे में बताएं, नहीं, किस तरह का रिसेंटली। विजिट रहा, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मोहब्बत कैसी मिली हाँ नहीं, यहाँ के मुझे लोगों से। एक बार मौका मिला था, मैं 13 दिन के लिए रहा था। तो हम पंजा साहब गए थे सबसे पहले, हसन अब्दाल जगह है जहाँ पे, जी जी। तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हम 4 दिन 5 दिन रुके थे जी। एक दिन पहुंचे थे, उसके बाद 4 दिन रुके थे हम वहाँ पे। तो वहाँ के बाजार वगैरह में जाना हुआ, वहाँ के लोगों से मिलना हुआ, जो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं वहाँ के जो आपके भाई, हमारे भाई जो वहाँ पे सेवा करते हैं गुरुद्वारे की, उनसे काफी बातचीत हुई। क्योंकि राइटर हूँ तो मेरी आदत है कि हर किसी से, जिस भी नई जगह पे जाएं, वहाँ पे जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, जितनी जानकारी हमारे पास होती है, उतना हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। तो एग्जैक्टली। बहुत ही प्यार, बहुत ही, मतलब कि बिल्कुल ऐसा एक दिन के लिए भी नहीं लगा कि हम अपने घर से दूर कहीं, मतलब कि बाहर दूसरे देश में हैं। तो बिल्कुल जैसे घर परिवार में रहते हैं और पंजाब में या इंडिया के पंजाब में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और सारे भाई लोग हमारे से अच्छी पंजाबी वहाँ बोलते थे। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे सारा एक्सपीरियंस। लाहौर भी मैं आया, 2 दिन रहा। लाहौर में भी हमने शॉपिंग वगैरह की, बाजार वगैरह जाना हुआ काफी। उमर शरीफ साहब की उन दिनों में वो वीडियो सीडीज होती थी, वो मैं सीडीज लेके आया था। और हमारे यहाँ उनके प्लेस बहुत पॉपुलर रहे। सबसे पहले उनका जो सुपर हिट प्ले था बकरा किश्तों में। बकरा किस्तों पे। हाँ, वो तो मतलब कि कमाल का, मतलब कि उन जैसा कॉमेडी किंग मैंने दुनिया में नहीं देखा। बहुत सारे कॉमेडियन देखे, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा, कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जी। उमर शरीफ साहब जैसा उनका मुकाबला नहीं है। खड़े खड़े, मतलब कि जैसे वो बात करते हैं, माहौल बना देते हैं। कई बार स्टेज शो होते हैं, अवार्ड शो उनके होते हैं, देखने का मौका मिलता है। तो लेकिन जो खुशी वो, मतलब कि देखने वालों को, सुनने वालों को देते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। उनको तहे दिल से हम सैल्यूट करते हैं। सही। अच्छा जॉली साहब, जी। आप राइटर भी हैं माशाल्लाह से, और इसके साथ साथ कई आर्टिकल्स भी, आपके हजारों से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, और नामी गिरामी आप राइटर, आपने तकरीबन 37 किताबें लिखी। किस उम्र से आपने किताब लिखा? जी, किताबें मैंने 95 96 में शुरू की थी लिखनी। किताबें भी बल्कि बाद में लिखी, उससे पहले मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था। आर्टिकल्स जो लिखे मैंने, जो आपने बताया, तो वो अखबारों के लिए पहले कॉलम लिखता था, फिर आर्टिकल लिखने शुरू किए, फिर स्टोरीज लिखी बहुत सारी। तो उसके बाद किताबें तो तकरीबन 15 साल से लिख रहा हूँ। साल में 2 से 3 किताब लिख पाता हूँ। तो अब, मतलब कि 1-1.5 महीना पहले ये हमारी रिलीज हुई है, मैं दिखाना चाहूंगा। लव यू जिंदगी, ये किताब एक लिखी मैंने। कभी हार कभी जीत,
जिंदगी की यही रीत। क्योंकि कभी हार हम कभी जीत, किसी भी जिंदगी की यही। स्कूल की किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी ये गारंटी नहीं करती कि हमें हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। तो आज की जो जनरेशन है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, ये किताब मैंने खास तौर से उनके लिए लिखी, स्पेशली ये जो कोविड का टाइम निकला तो कि हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ, लेकिन हमें अपना माइंड सेट जो है उसको बड़ा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। बिल्कुल। हमें अपनी जिंदगी का मतलब कि जो रिमोट कंट्रोल है ना वो अपने पास रखना चाहिए। होता क्या है कि दूसरे लोग जरा सी कोई बात कर देते हैं। अब मेरी भी पब्लिक लाइफ है, बहुत सारी किताबें लिखता हूँ, बहुत सारे फंक्शन में जाता हूँ, तो कभी कभार ठीक है कि हजारों लोग मुझे पसंद करते हैं, मतलब कि, लेकिन एक आध कभी मैसेज आ जाएगा कि आपकी ये किताब का कवर ऐसा नहीं है जी, आप इसको नीला रंग दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो छोटी छोटी बातों को हमें बाहर तक ही रखना चाहिए, उसको अपने दिमाग में जगह देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल सही। किसी भी ऐसी अनवांटेड थॉट को माइंड में जगह दे देते हैं तो मीन्स कि भी हमने अपनी खुशियों की चाबी जो है, अपनी खुशियों का, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल है, वो हमने किसी और किसी के और को हाथ दे। में दे दिया। अपनी गाड़ी ऐसे ही। का जो स्टेयरिंग है वो किसी और को हमने दे दिया, भी अब गाड़ी तुम चलाओ। तो हम उसकी मर्जी पे आ गए, उसकी दिया पे आ गए, अब जैसे वो चाहेगा वैसे हम करेंगे। अगर उसने हमें कुछ कह दिया और हमने इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया, तो वो क्या है कि हमने मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने हमें बुरा कहा, अगर हम उसे जवाब नहीं देते तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन अगर हमने इमीडिएटली कोई रिएक्शन कर दिया तो मीन्स हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम वाकई बुरे हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो अपने पीस ऑफ माइंड हमारा है वो हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम उसके बाद कई दिन तक शांति से चैन से घर पे नहीं बैठ पाएंगे। तो ये चीजें हमें अननेसेसरी हमें डिस्टर्ब करेंगी, हमारी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। जब हम कहाँ पे जाएंगे तब भी, जब भी खाली बैठेंगे, हमें बार बार ये बातें जो हैं वो ध्यान में आएंगी। तो उससे रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, उसको शायद याद भी नहीं होगा, वो तो बोल के चला गया, घर जाके शायद सो गया होगा या बढ़िया खाना खा रहा होगा, और हमने अपनी लाइफ को बेवजह डिस्टर्ब कर दिया। जी। सही। अच्छा, आपकी अब जो रिसेंटली किताब थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, कोविड-19 के, हमने हमारी जब पहले बात हुई, तो उस किताब के बारे में थोड़ा सा आप जरा बताएं। तो किताब किस पस मंजर को रखते हुए आपने वो लिखी, और उस किताब को लिखने का ख्याल कैसा है? पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी आ गई जिसके बारे में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। लोगों के रोजगार खत्म हो गए, कारोबार बंद हो गए। जो अच्छा खासा पैसा कमाते थे, जिनकी फैक्ट्रियां चलती थी, प्राइवेट जॉब, बहुत सारे पायलट बहुत अच्छी लाखों रुपए सैलरी लेते थे, वो एक दिन में बेचारे बेकार हो गए क्योंकि सारी एयरलाइंस बंद हो गई पूरी वर्ल्ड की। तो उनको रोटी कमाने और खाने के मतलब कि इतना मुश्किल हो गया कि कैसे परिवार के साथ, फैमिली के साथ कैसे मैनेज करें। तो ये किताब जो मैंने लिखी, तो ये बेसिकली इसी में मैंने सारे यही, भी जब कभी अचानक इस तरह से हालात हमारे जिंदगी में आ जाते हैं तो हमें उस टाइम कैसे अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। क्योंकि जहां तक मैं इंडिया का देखता हूँ तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। अब डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे आम देसी भाषा में हम लोग जो एक दूसरे को कह देते हैं कि जो डिप्रेशन में, ये तो पागल हो गया। अब पागलपन की एक अलग चीज है, डिप्रेशन में जाना एक अलग बीमारी है। जैसे बाकी बीमारियों का इलाज है उसी तरह डिप्रेशन का भी इलाज है। लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के बारे में बताते ही नहीं। एक तो मरीज को पता ही नहीं लगता, दूसरा उसके घर वालों को नहीं पता लगता,
उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो उससे हमारे यहाँ कुछ फिल्म स्टार हैं, कुछ टीवी स्टार हैं, कुछ बिजनेसमैन थे अच्छे अच्छे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जिंदगी इतनी छोटी या इतनी सस्ती नहीं है कि जरा से हालात कुछ बिगड़े और हमने जाके मतलब कि ऐसा उल्टा कदम उठाने के लिए सोच लिया। यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ कि हमें अपने माइंड को, अपने मन को, इसको बैलेंस करके रखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, हमारी जिंदगी में शांति और सुख जो है वो नहीं आ सकता। तो ये जो नजरिया है, इसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है कि हम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। हालात वही होते हैं। एक आदमी अगर पॉजिटिव नजरिए से देखता है तो उसे उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें उसको तरीके से देखें तो हमें हालात का पता चल जाता है। जी। अच्छा सर, आपकी थोड़ी सी अगर जर्नी के हवाले से बात करें तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया कॉलम लिखना, जी। और कॉलम से आपने अपनी लिखारी का शुरुआत की आपने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आर्टिकल्स की तरफ आए, और आर्टिकल के साथ साथ फिर आपने बुक्स पब्लिश की। 36 किताबें आपकी आ चुकी हैं। कौन कौन सी, किस किस मौजूद पे किताबें लिखी हैं उसके बारे में बताएं। और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप जब मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं तो आपके जहन में क्या होता है, और आप अपने सुनने वालों को क्या बताते हैं, अपने जिंदगी के तजुर्बे से उनको सिखा रहे होते हैं, या आप भी किताबें पढ़ के और वो याद करके वो उनको बता देते नहीं, बीइंग ए राइटर, मैं किताबें पढ़ के कभी किसी को नहीं सिखाता। वैसे भी आजकल सिखाने का जमाना चला गया। मैं अपने थॉट सिर्फ एक्सचेंज करता हूँ। अब आपके साथ हम बात कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव थॉट्स आपके पास हैं, जो मेरे पास है, जब हम या हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम दोनों के पास जो थॉट्स हैं वो दोनों के डबल हो जाएंगे। लेकिन आज की जनरेशन का है, उसको अगर हम समझाने की बात करते हैं तो वो एकदम से कह देते हैं कि आपसे ज्यादा हम जानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन किसी चीज को जानना एक चीज है, उसे जानते हुए कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि एक चीज की मुझे समझ है कि इमरजेंसी में मुझे ये काम करना है, लेकिन जब वो इमरजेंसी आई तो क्या मैं वो काम उस टाइम कर पाया? अगर मैं उस हालात में वो काम नहीं कर पाया और मेरे पास अगर नॉलेज थी भी उसकी, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो मैं क्योंकि इतना 1000+ आर्टिकल, 37 किताबें लिख चुका हूँ, और बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स में यहाँ पे रेगुलर जाना पड़ता है मुझे, जहाँ पे मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ अक्सर। तो हर बार ये देखने की जरूरत होती है कि सामने हमारे ऑडियंस कौन है। हर बार ऑडियंस एक जैसी नहीं होती। स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कई बार बहुत सारे जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स रन कर रहे हैं, या एमएनसीज में जॉब करते हैं, वो लोग हमारे सामने होते हैं। तो हर बार बेशक बेसिक बातें वही होती हैं, लेकिन उनको उसी लेवल पे जब तक हम नहीं जाएंगे। अगर एक एमएनसीज का ग्रुप बैठा हुआ है मेरे सामने 200-300 लोगों का, और मुझे एक दूसरी बार स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ अगर बात करनी है, तो मुझे अपना लेवल जो है उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। बातें जो हैं वो बच्चे अगर हैं तो बच्चों के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तभी हम हमारा जो है कनेक्शन उन लोगों के साथ बन पाता है। जब तक हमारा कनेक्शन ऑडियंस के साथ नहीं बनता, तो हम उनको क्रैक करने के लिए बिल्कुल कोई चीज बता ही नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते। तो जरूरत होती है
किस तरह का माहौल है, किस तरह की ऑडियंस है, क्या टॉपिक है। आज जैसे आपने लिया लव एंड पीस, हर आदमी चाहता है जिंदगी में कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो। जैसे ही वो होश संभालता है तो हम किसके लिए काम करते हैं? खुशी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं। घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमें पीस ऑफ माइंड मिले, खुशी मिले, जिंदगी में खुशहाली हो। तो यही चीजें हम देखते हैं, इसी के लिए सारी जिंदगी हम काम करते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम अपनी बात सही ढंग से कहते हैं तो हमारा सामने वाले ऑडियंस के साथ कनेक्शन बन पाता है, और हम अपनी बात ठीक से कह के उन्हें थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह हमने टॉपिक चूज किया और उसको देखते हुए हम जब प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, लव और पीस की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। और एक बात आपने ये भी कही कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उनको हम सिखा नहीं सकते, उनको हम समझा जरूर सकते हैं, उन्हें राह दिखा सकते हैं। फैसला उन्होंने खुद करना है। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। सवाल सिर्फ पूछने का मकसद आपकी कोई दिल आजारी करना नहीं थी या कुछ नहीं था। सिर्फ सवाल एक मकसद करने का यह था कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि अगर किताबें लिख ली हैं या हमने कोई 5-6 किताबें लिख ली हैं तो अब हम जो है मोटिवेशन स्पीकर हो गए। आपने असल में मोटिवेशन स्पीकर का जो मेरे नज़र में काम होता है वो शायद अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से जो हमने आप उस स्पीकर ने सीखा होता है वो सामने वाली ऑडियंस को सिखाता है, ताकि अगर उनको ये कल को प्रॉब्लम आए या ये मसला आए तो उसको उन्होंने सॉल्व कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कैसे करना है, उससे को देख के अपने औसान नहीं खता करवा लेने, परेशान नहीं हो जाना, उसको सामना करना है और तगड़ा होकर सामना करना है, तब ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपने मैं सही कहा। अच्छा यहाँ मैं पे जी, जी। रिजवी साहब, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि जिंदगी में चैलेंज, प्रॉब्लम तो हर दिन हमारे सामने आएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग और इतना लेवल हम ऊपर कर लें अपनी सोच का, अपने विजन और अपने ख्यालात को इतना बड़ा कर लें कि जिंदगी में प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढने की बजाय हम पहले से इतनी तैयारी करके रखें, पहले से अपने आप को इतना तैयार कर लें कि जिंदगी में प्रॉब्लम आने आए नहीं। क्योंकि बहुत हद तक जो प्रॉब्लम आती है, जो काम हम करते हैं, तो हम अगर उसको विजुअलाइज करें प्रॉपर तरीके से तो हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि अगर हम इस राह पे जा रहे हैं और ये हमारा गोल है, ये हमारी मंजिल होगी, तो इसमें रास्ते में कहाँ कहाँ हमें दिक्कत आ सकती है। जैसे अगर यहाँ से सड़क से एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से मुझे लाहौर जाना है, तो मुझे क्या क्या कागजात चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, क्या चीज मुझे अलाउड है, क्या मैं ले जा सकता हूँ, क्या मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि हर कंट्री के कायदे कानून अलग हैं। तो आज की डेट में फोन, इंटरनेट और ये सारी चीजें, इतनी फैसिलिटीज हमारे पास हैं कि हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बड़ा डीपली अच्छे से स्टडी करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम अपने आप को यहाँ तक भी तैयार कर सकते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम के सल्यूशन, ठीक है, ढूंढना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आए ही नहीं। हमें उस लेवल तक भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया कि हमें इस लेवल तक सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम आई ही नहीं। अच्छा आपसे कुछ आपकी किताबों के बारे में और मज़ीद जो है वो बात करें, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ऐड है जो कि हम चलाएँगे ताकि लोगों की अवेयरनेस के लिए। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम का जी दोबारा से आगाज़ करें। जी। साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, साईं क्या करें? बस आसान करो। आसान करो हैं? साईं आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर शक्कर साईं, नई नई पैंट बुशर्ट साईं। साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं। आसान करो। आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? छोटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा।
उस्ताद जी आसान करो, आसान करो। यूट्यूब करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। YouTube करो, सब आसान करो। A public service message by रेहान फाउंडेशन। जी, तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था कि आसान करो, यूट्यूब करो। कोई भी आपको परेशानी, कोई भी आपने नई चीज़ सीखनी है, कोई पढ़ने की चीज़ है या आपके फील्ड रिलेटेड है, आप उसको यूट्यूब करके अपनी ज़िंदगी में आसानी लेकर आएँ। सीखें, सीखना सीखें, जब हम सीखना सीखेंगे, तो हमारी बहुत सी मुश्किलात आसान होंगी। जी, जॉली साहब आपके ही उस पॉइंट को मैं आगे लेके चला हूँ इस ऐड के थ्रू और जिस तरह आपने कहा कि आजकल इंटरनेट का दौर है और लोग जो हैं वो हर चीज़ ढूँढ लेते हैं। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, बजा फरमाया। आप थोड़ी-सी बात करते हैं आपकी किताबों के बारे में, कि जी। आपने किन-किन टॉपिक्स पर किताबें लिखी हैं और उन किताबों को माशाल्लाह से आपने 37 किताबें लिखी हैं। तो वो 37 किताबें ज़रा अगर आप हमें थोड़े-से इनके चंद एक नाम बता दें, जो कि आपकी पॉपुलर बुक्स हैं। शुरू में मैंने जो किताबें लिखी, तो उन दिनों में कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक होता था लोगों को। तो मैंने किताब लिखी जैसे कहानियाँ जो राह दिखाएँ, कहानियाँ जो जीना सिखाएँ, नए दौर की प्रेरक कहानियाँ। ये प्रेरक होता है इंस्पिरेशनल स्टोरीज, और कहानियाँ जो जीनिस बनाएँ। इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी। फिर मैंने स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखी, एक जैसे टॉपर्स के टॉप टिप्स। भी टॉपर बनना ना तो मुश्किल है, ना ही नामुमकिन। अगर एक बार हम सोच लेते हैं, क्योंकि क्लास में अगर स्कूल में 50-100 बच्चे हैं, अगर उसमें 1 या 2 टॉपर बन सकते हैं, तो बाकी भी बन सकते हैं। तो 1-2 कुछ ऐसे नहीं भगवान ने, अल्लाह ने बना के भेजे कि सिर्फ वही सारी उम्र टॉपर बनेंगे, दूसरे भी बन सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी और मैंने लिखी, मोटिवेशनल बुक्स लिखी, जिससे लोगों को जिंदगी में जो चीजें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया। एक किताब मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिखी थी, सफलता की ऊंची छलांग। तो ये लिखी थी, जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईआरएस, जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन लोगों के लिए लिखी थी कि वो जो एग्जाम देते हैं या बैंक के बड़े सीनियर पोस्ट के लिए एग्जाम देते हैं, तो सफलता की ऊंची छलांग, मतलब कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। सिर्फ आपकी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भी मुझे ये करना है। हम क्या होता है कि अक्सर बहुत सारी जगह पे ना अपने आप को ही अपनी लिमिट फिक्स कर लेते हैं कि भी बस मुझे तो असिस्टेंट लेवल तक या मुझे सेक्शन ऑफिसर लेवल तक ही मतलब कि एग्जाम देना है, बस मैं यहाँ लग जाऊं और मैं इसी में नौकरी करूं। एक किताब मेरी और बड़ी पॉपुलर है, वो मैंने लिखी, ग्राफोलॉजी कामयाबी की मास्टर चाबी। ये ग्राफोलॉजी के बारे में शायद आपको आइडिया होगा। ये हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, इसको हम एनालाइज करते हैं और उससे सामने वाले की पूरी पर्सनैलिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं बड़े इजीली। तो ये हिंदी में मैंने इंडिया में पहली किताब लिखी। इससे पहले हिंदी में किताब नहीं थी, इंग्लिश में थी बहुत सारी किताबें, और फॉरेन ऑथर की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो बहुत, एक तो महंगी है एक चीज, और दूसरा बहुत सारी उसमें बातें जो है बेसिक वो समझ ही नहीं आती थी। तो हमारे यहाँ क्योंकि तकरीबन 70 से 80% लोग जो है वो हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी बोलते हैं, तो मैंने फिर ये किताब लिखी। ये भी बहुत अच्छी, बहुत पॉपुलर किताब है। तो इसी तरह टाइम टू टाइम मैं नॉर्मली पब्लिशर की डिमांड पे लिखता हूँ, मैं अपनी मर्जी से किताब नहीं लिखता। उसका फायदा ये होता है कि जिस दिन मैं किताब लिखता हूँ मेरी किताब कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट डे मैं उनको ईमेल कर देता हूँ और वो प्रिंटिंग में चली जाती है। तो काफी टाइम उसमें बच जाता है, क्योंकि पब्लिशर को भी आइडिया होता है कि वो इजिली क्या मार्केट कर सकते हैं या मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे, मैं उन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। अगर मैं उन चीजों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लूँ तो फिर मैं अपना क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर मैंने किताबें लिखी है, हर बार नया टॉपिक सोचना है, नए चैप्टर्स बनाने हैं, नई नई चीजें, मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी लेके आनी है,
उसके लिए फिर सारा ध्यान मुझे अपनी किताबों की तरफ रखना पड़ता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आप जो है वो पब्लिशर की डिमांड पे किताब लिखते हैं, क्योंकि उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाती है। आपको अगली जो किताब लिखने के बाद की ताकत है वो नहीं करना पड़ती। प्रिंटिंग हो गई, प्रूफ रीडिंग हो गई, और इसके बाद उसका टाइटल हो गया, वो हर चीज वो उस पब्लिशर की जिम्मेदारी होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका जॉली साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा आपको जान के, आपके बारे में जान के। तो आज का शो यहीं पे एक इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के एक साथ। बस एक जी जी मिनट, एक मिनट अगर इजाजत हो तो मैं लेना चाहूंगा। जी 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 बड़े जी सर, इजाजत अच्छा इजाजत। रहा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का और सभी देखने वाले दोस्तों का भी। एक तो मेरा YouTube चैनल है जॉली अंकल के नाम से, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा वीडियोस हैं। तो यहाँ ज्यादा बातचीत जबरदस्त। नहीं हो सकती, लेकिन वहां पे बहुत सारे टॉपिक पे वो वीडियो देख सकते हैं। सिंपली जॉली अंकल लिखेंगे तो उनको 1 मिनट में वो चैनल मिल जाएगा। और एक थोड़ा सा लाइट मूड में बात खत्म करना चाहूंगा कि मुझे शांति से मोहब्बत, इश्क और प्यार है। मुझे शांति से मोहब्बत, इश्क और प्यार है, क्योंकि शांति के पास दौलत बेशुमार है। यहाँ पे आहा, हमने वो शांति नहीं, किसी औरत का नाम शांति है, तो उसके पास दौलत है, तो इसलिए हमें उससे इश्क मोहब्बत और प्यार है। तो सही। आप अच्छा, सभी ये मैंने देखने वालों आपके को मैं यही। आपके चैनल का जी नाम भी लिख दिया नीचे, सब्सक्राइब जॉली अंकल। तो देखने बहुत वाले जो है शुक्रिया वो जनाब, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। बाकी शांति, लव और पीस के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। तो उस खुदा से मेरी यही दुआ है कि हर तरफ, चारों तरफ, आपके वहां भी, हमारे यहाँ भी, सब भाई बहनों को प्यार और पीस ऑफ माइंड, खुशियां, खूब सारी ढेरों खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। आज का शो यहीं पे इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर।